यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी ओ माई गॉड 2 को। मूवी की शुरुआत होती है महाकाल नगरी से, जहां पर हम लोग कांति नन अदर देन पंकज त्रिपाठी को देख पाते हैं। भगवान शिव का सच्चा भक्त कांति उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर अपनी प्रसाद का दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी के शरण में रहने वाले कांति एक सच्चे भक्त की एक सच्चे आइडल हैं। मंदिर के बाहर कांति का दुकान अच्छा खासा चल जाता है। इसके बाद हम लोगों को कांति के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर कांति की पत्नी के साथ उसके एक बेटा और उसकी एक बेटी है। जहां पर बेटे का नाम विवेक तो बेटी का नाम दमयंती। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है, वहीं कांति का बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन अब स्कूल इंटरनेशनल हो या फिर कस्बे, है तो इंडिया में ही ना। एक दिन विवेक अपने दोस्त के घर जाता है और अपने घर वालों को बताता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ ही आज रात बिताऊंगा। और अगली सुबह जब होती है तो विवेक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैसे ही इस बारे में कांति को मालूम पड़ता है तो वह तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां पर कांति पहले अपने बेटे से मिलता है और फिर वहाँ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कांति को कुछ ऐसा बातें बताता है जो कांति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। डॉक्टर कहता है कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाई है जिस वजह से विवेक रात भर जगा है। जिस पर कांति कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, किसी बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो वह बीमार पड़ेगा ही। अब डॉक्टर कांति को सारी सच्चाई के बारे में बताता है। कहता है कि विवेक ने उन गोलियों को इस्तेमाल किया है जिन गोलियों का इस्तेमाल हम अपने स्वागत की रात में करते हैं। डॉक्टर कांति को कहता है कि विवेक ने सारी रात मास्टरबेट की, यानी कि हस्तमैथुन। अब ये सच्चाई जानकर कांति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है विवेक पे। वह विवेक के ऊपर काफी चिल्लाते भी हैं, क्योंकि कांति के नजर में ये सब कुछ पाप है। मगर कांति को ये जानना था कि आखिर विवेक ऐसा कर क्यों रहा था। तब कांति विवेक की एक दोस्त की मदद से सारी प्रॉब्लम के बारे में पता करता है। विवेक का दोस्त बताता है कि विवेक एक डांस कंपटीशन में भाग लिया था, जहां पर उसकी पार्टनर एक लड़की बनी थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे डांस कर रहे थे, मगर जलने वाले दोस्तों ने इन दोनों को अलग कर दिया। उसके दोस्तों ने विवेक का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया और सबसे बड़ी बात, उसके लिंग की साइज को लेकर उसके दिमाग में शंकाएं पैदा कर दी। और बच्चा पूछे भी तो किससे कि समान लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। विवेक जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली गोली खाकर बीमार पड़ जाता। जब इस सारी सच्चाई के बारे में कांति को मालूम पड़ा तो उसे काफी दुख लगा। अब कांति महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा इन सारी परेशानियों से बाहर निकल आए। मगर अब महादेव को मालूम था कि कांति के बेटे विवेक के ऊपर क्या क्या परेशानियां आने वाली है। इसीलिए महादेव अपने एक दूत को पृथ्वी पे भेजते हैं, जो कि कोई और नहीं अक्षय कुमार होते हैं, जिसे कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारते हैं। अब कुछ दिनों के बाद विवेक के स्कूल के प्रिंसिपल विवेक और कांति को बुलाते हैं और कहते हैं कि विवेक ने जो हरकत की है इस वजह से हम विवेक के स्कूल से बाहर निकालते हैं। अब कांति को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर विवेक ने क्या किया जिस वजह से स्कूल वाले सब विवेक को स्कूल से बाहर भगा रहे हैं। जिसके बाद कांति को एक वीडियो दिखाया जाता है, जिस वीडियो में विवेक स्कूल के बाथरूम में मास्टरबेट कर रहा होता है। और इस वीडियो को विवेक के जलने वाले दोस्तों ने बनाया था और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दी थी। इसलिए स्कूल वाले फैसला करते हैं कि हम किसी भी हाल में विवेक को अपने स्कूल में तो नहीं रखने वाले। इस वजह से स्कूल वाले विवेक को बाहर निकाल देते हैं और धीरे धीरे कर ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। अब ये वीडियो इस तरह से वायरल होती है कि ये वीडियो विवेक के घर तक भी पहुंच जाती है, जिस वजह से विवेक के घर वाले सब किसी के सामने मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहते। कांति जब इन सारी वाक्य को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी इमेज समाज में काफी अच्छा और नेक दिल का था। मगर इस वीडियो की वजह से वह किसी से आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि हम अब इस शहर में नहीं रहने वाले, हम किसी दूसरे शहर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। ये लोग इसी रात रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी विवेक रेलवे की पटरियों पे पहुंच जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब कुछ विवेक की वजह से ही हो रहा था। और यहीं पर फिर से कांति की मुलाकात होती है महाराज से, यानी कि अक्षय कुमार महादेव से। यहाँ पर महाराज कांति को कहते हैं कि देखो तुम अपने बेटे को, शायद वो यहाँ नहीं है, कहीं और चला गया है। वो कांति को हिंट दे रहा था कि शायद वो आत्महत्या करने के लिए चला गया है। कांति विवेक को बचाने की लाख कोशिश करता है, मगर वह विवेक को नहीं बचा पाता, क्योंकि उसे महाराज यानी कि महादेव ने बचा लिया था। महादेव ने विवेक को बचा लिया था। इसके बाद वो कांति से बात करते हैं। कांति यहाँ पर महाराज को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। कांति को महाराज थोड़ा पागल सा लग रहा था, क्योंकि महाराज हमेशा पहेली में बात कर रहे थे। महादेव कांति को कहते हैं कि तुम्हारा बेटा सारी दुनिया को गलत लग रहा है, तुम्हें भी वो गलत लग रहा होगा, मगर तुमने क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि विवेक असल में गलत है या फिर सही। कांति को अब ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी थी। विवेक ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें तो हमारी स्कूल वालों की और दवाइयाँ बेचने वाले और उन बाबाओं की है।
क्योंकि अगर विवेक को सही शिक्षा मिली होती तो आज ये गलती वो नहीं करता। इसलिए कांति 4 लोगों के ऊपर केस करता है। पहला स्कूल वालों के ऊपर, दूसरा दवाई के दुकान वालों के ऊपर, तीसरा बाबाओं के ऊपर और चौथा खुद पे। क्योंकि अगर आज विवेक को सही शिक्षा मिली होती तो आज वो अज्ञानता का शिकार नहीं बनता। कांति अब कोर्ट पहुंचता है एक वकील को लेकर। खुद के ऊपर केस को देखकर जज भी हैरान रह जाता है। कांति कहता है कि मैं इन 4 लोगों के ऊपर मानहानि का केस करना चाहता हूं, क्योंकि इन 4 लोगों की वजह से ही मेरा बेटा आज अज्ञानता का शिकार बना। मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और महादेव के चढ़ावे के लिए 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए, और साथ ही मेरे बेटे को स्कूल में फिर से दाखिला मिले। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है कामनी, ननदर दैन यामी गौतम की, जो कि एक वकील होती है और उसने अपने पूरे लाइफ में एक भी केस को हारा नहीं है। कामनी आते ही जज साहब को कहती है कि इस केस को तुरंत ही आपको डिसमिस कर देना चाहिए, मगर बात रखने का तो एक मौका मिलना चाहिए। और कामनी इस केस को अपने अंदर में ले लेती है। अब जो कांति के साथ वकील था वहाँ कामनी को देखकर ही इस केस को छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं कामनी मैडम के सामने इस केस को जीतने वाला नहीं। अब कांति के पास कोई दूसरा वकील नहीं था और न ही कोई दूसरा वकील इस केस को लेते। तब कांति जज साहब को कहते हैं कि आप मुझे वही दे दीजिए जो आप हमेशा से देते हैं, तारीख। जज साहब कांति को अगली तारीख दे देते हैं, जिस वजह से कांति अब इसी केस में लग जाता है। वह इस केस को लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वह सबसे पहले इस केस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझता है। इसीलिए वह बहुत सारी पढ़ाई करता है। कांति इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वह दिन रात मेहनत कर इस केस की तैयारियां कर रहा था। वो सारी चीजों पे रिसर्च कर रहे थे और इसमें उनका साथ उनकी बेटी दमयंती दे रही थी। अब तारीख वाले दिन कांति कोर्ट पहुंचता है, जहां पर अदालत की हालत बहुत ही बुरी थी। तो यहाँ पर कांति सबसे पहले कोर्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से साफ करता है और इस केस को खुद ही हैंडल करने की गुहार लगाता है, जिस पर जज हाँ बोल देते हैं और वहाँ कांति को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि कांति ने कोर्ट को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। यहाँ पर कांति अपने जूते चप्पल को कोर्ट के बाहर ही उतार दिया था। कांति कहता है कि ये न्याय का मंदिर है और मैं इस मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आ सकता। ये बातें सुनकर जज साहब को बहुत ही अच्छा लगता है, मगर अभी भी कांति की केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इसी के विषय में चर्चा चल रही थी। कांति यहाँ पर सभी को सनातन धर्म के 4 स्तंभों के बारे में बताता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम के बारे में, जिनमें कुछ अश्लीलता भी है। अगर इन बारे में कोई पढ़ना चाहे तो इन्हें वो अश्लील नहीं लगेगा। कामनी कहती है कि हम किसी टॉपिक को उठाकर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, स्कूल के भी कुछ नियम होते हैं जो कि उसके हद में होते हैं। कांति कहता है कि अगर इस बारे में पढ़ाया गया होता तो ये सब कुछ गलत लगता ही नहीं। और बहुत सारे डिबेट के बाद जज साहब इस केस को रजिस्टर कर देते हैं। फाइनली अब ये केस रजिस्टर हो चुका था, जिस वजह से कांति का कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि वो अभी इस केस को जीता नहीं था, मगर वह इतना ज्यादा खुश था, देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो इस केस को जीत गया हो। मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कांति को इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आने वाली थी। अब कामनी अच्छे से समझ चुकी थी कि हमें इस केस को किस तरह से जीतना है। कामनी इस केस के बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल कर आई थी, इसीलिए वहाँ विवेक को कोर्ट में बुलाती है, उसे कटघरे में पेश करती है और उसे सवाल करती है। कामनी यहाँ विवेक से बहुत ही उल्टी सीधी सवाल करती है, जिसका जवाब विवेक तो दे पाता नहीं, साथ ही वहाँ अपने सर को नीचे से ऊपर करता नहीं और वहाँ इस कोर्ट से भाग जाता है। कांति जब घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात महादेव से होती है। महादेव कांति को कहते हैं कि तुम वो बोलो